प्लस 9 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 18, टोटल करेंगे इसे। सेकेंड पार्ट ए बी ई, बी के बाद चेंज हो रहा है ई एफ जी जे के, 13 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 18। थर्ड पार्ट ए बी ई एच आई जे के, 13 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 18। जो पाथ में एक्टिविटीज है उन्हीं का टाइम लिया गया है। इन सभी का टोटल कैलकुलेट करिए, जरा फटाफट कैलकुलेट करिए कितना कितना आ रहा है आप लोगों का। आयुष आपका क्वेश्चन है ई का ए, ई का ए मतलब क्या है आपका? आयुष आपका क्वेश्चन है फर्स्ट वाले का कितना आया? नहीं, ई का प्री तो ए है, ए नहीं है बी है। क्वेश्चन में देखोगे क्वेश्चन नंबर 10 में ई का इमीडिएट प्रेडिसेसर तो बी है। आप कौन सा क्वेश्चन देख रहे हो? क्वेश्चन नंबर 10 है, मेरे बुक का है क्वेश्चन, मैंने जो पीडीएफ शेयर किया उसका है। मैंने ई का प्री, ई का इमीडिएट प्रेडिसेसर तो बी है ना, ए कैसे है आपका क्वेश्चन? चलिए क्लास के बाद आप मुझसे कॉल करके पूछ लीजिएगा क्या आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं पूरा आप। 80 82 एंड थर्ड हमारे पास कितना आया है? 80 82 एंड 77। 77 एंड क्रिटिकल पाथ हमारे पास आ गया। क्रिटिकल पाथ, दिस इज द क्रिटिकल पाथ। दिस इज द क्रिटिकल पाथ। अब हमारे पास अगर क्वेश्चन में ही कहता है कि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कंप्लीट कितने दिन में होगा, तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज इक्वल टू 82 डेज। किसी को डाउट यहां तक?
आप मॉड्यूल की आयुष, आप मॉड्यूल की क्वेश्चन की बात कर रहे होंगे, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा उसमें मॉड्यूल में क्या है, चेंजेस होगा कुछ ना कुछ। किसी को डाउट इस पॉइंट तक? चलिए, हाँ, मॉड्यूल का क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ पे कुछ मिसप्रिंट्स भी हैं, वो आप एक बार भेजेंगे, मैं आपको वहाँ पे क्लैरिफाई कर दूंगा क्या क्या करना है उसमें। यस, मैं चेक कर लूंगा उसको, इलस्ट्रेशन 18 ना चेक कर दूंगा मैं। चलिए, अगला हम लोगों का है कैलकुलेशन ऑफ ईएसटी, ईएफटी, एलएसटी, एलएफटी एंड टोटल फ्लोट। यह कैलकुलेशंस और इसका मीनिंग। सबसे पहला ईएसटी, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, इसको हम लोग ईएसटी कहेंगे, आप लोग ध्यान रखना है। आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन इस डेफिनेशन से रिलेटेड होगा। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, द टाइम at which any activity can be started as possible earliest, as possible as earliest, जल्दी से जल्दी किसी भी एक्टिविटीज को कब स्टार्ट किया जाए उस टाइम को हम लोग कहते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। इट इज कैलकुलेटेड बाई फॉरवर्ड पास मेथड। Forward pass method, it is calculated by forward pass method। Second, earliest finish time, this is the EFT, earliest finish time को EFT से डिनोट करेंगे। The time at which any activity can be finished as possible as earlier, जितना जल्दी हो सके उस टाइम को हम लोग फिनिश करेंगे तो उसे कहा जाएगा अर्लीस्ट फिनिश टाइम। एंड EFT is equal to earliest start time plus time duration of activity। Third, latest finish time, latest start time, latest start time
लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कहता है लेट, यहाँ लेटेस्ट या लेटेस्ट नहीं कि जो अभी हाल में होने वाला है, यह लेटेस्ट नहीं है। दिस इज द लेट, डिले, द टाइम एट which any activity can be delayed, या can be late as possible as it can be delayed as possible as late, sorry delay नहीं, can be started as possible as, started वर्ड लिखेंगे, can be started as possible as late, as possible as late। अब as possible as जितना देर हो सके, लेकिन देर करने का तो कोई यहाँ पे सीमा ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है, तो उस केसेस में हमें देखना पड़ेगा as possible as late without delaying the project completion time। विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम को बिना डिले किए हुए मैं एज पॉसिबल एज लेट कितना कर सकता हूं। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन में मेरा क्रिटिकल पाथ 82 डेज था, तो 82 डेज में मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया कि हम 82 डेज में कंप्लीट करेंगे। लेकिन जो हमारे पास एक्टिविटीज है, उस एक्टिविटीज में कुछ एक्टिविटीज को हम डिले कर सकते हैं, डिले स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा 82 डेज से ज्यादा कंप्लीशन टाइम नहीं जाना चाहिए। दिस इज द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। इसके नीचे थोड़ा सा जगह छोड़ोगे आप, 2-3 लाइन। फोर्थ, इसके बाद आता है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, सॉरी लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम। The time at which any activity can be finished as possible as late without delaying the project completion time, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम को बिना डिले किए हुए। एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम इज, इट इज कैलकुलेटेड बाई backward pass method, it is calculated by backward pass method। इसे बैकवर्ड पास मेथड से कैलकुलेट करते हैं। और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को हम लोग फॉरवर्ड पास मेथड, ये आप लोग 2 वर्ड ध्यान रखोगे, आपको मैचिंग या एमसीक्यूज यहाँ देता है। अब देखोगे मैंने लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कैलकुलेट कैसे करेंगे। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कैलकुलेट करने से पहले हमें लेटेस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट करना होता है। तो एल एस टी इज इक्वल टू एल एफ टी, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, इसको हम एल एफ टी बोलेंगे और एल एस टी से बोलेंगे। एल एस टी होगा एल एफ टी माइनस किसी भी जिस एक्टिविटी का एल एस टी निकालना है उसके फिनिश टाइम में से उस एक्टिविटीज का टाइम ड्यूरेशन माइनस कर देंगे। एल एफ टी माइनस टाइम ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। यह 4 पॉइंट्स आ गया हमारे पास, ई एस टी, ई एफ टी, एल एस टी और एल एफ टी। अब इस पॉइंट तक किसी को डाउट है तो बोलोगे जरा।
इस पॉइंट तक किसी को डाउट हो? चलिए, अब आते हैं टोटल फ्लोट। फिफ्थ हम लोगों का टोटल फ्लोट, ज्यादा हम लोग कैलकुलेशन नहीं करना है, टोटल फ्लोट तक कैलकुलेशन करना है। और ये फाइनल में भी ये चैप्टर है आप लोगों का, यह चैप्टर आपको फाइनल में भी आएगा एससीएम में, टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट क्या कहता है? टोटल फ्लोट इज द अमाउंट ऑफ टाइम। टोटल फ्लोट क्या है? टाइम है। वह टाइम क्या बता रहा है कि दिस इज द अमाउंट ऑफ टाइम। टोटल फ्लोट इज द अमाउंट ऑफ टाइम बाय विच एनी एक्टिविटी कैन बी मैनिपुलेटेड। मैनिपुलेटेड मतलब डिले, यानी किसी भी एक्टिविटी को कितना समय में डिले कर सकता हूं जिससे कि मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम में डिले नहीं होना चाहिए। टोटल फ्लोट, इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम, it is the amount of time within which any activity can be delayed without delaying the project completion time. यानी टोटल फ्लोट से हम लोग यह डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी को डिले करना है तो कितने दिन तक डिले कर सकते हैं। मैक्सिमम डिले टाइम आता है कि वो कितना दिन डिले हो सकता है जिसके कारण मेरा प्रोजेक्ट डिलेशन, प्रोजेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह आपको इसमें कैलकुलेशन करने के लिए आता है। तो ये 5 कैलकुलेशन है, आपको हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन आपको दे सकता है। यह आप लोगों को सिर्फ 4 ही करना है। फाइनल में आप लोगों को फ्री फ्लोट, आपको इंडिपेंडेंट फ्लोट यह कैलकुलेट करने के लिए देगा, लेकिन आपको यहाँ पे इंटर में सिर्फ 4 कैलकुलेशन ही करने हैं, 5 कैलकुलेशन करने। चलिए अब हम लोग इस पे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा? किसी को डाउट है तो बता देना, यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे अगर लगता है आपको। किसी को डाउट? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, कभी कभी क्वेश्चन में आप लोग अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन में देखे होंगे कि डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है, तो ध्यान से, कहीं कहीं पे डमी एक्टिविटीज लगते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डमी एक्टिविटीज के बारे में बताऊंगा। और आपके मॉड्यूल में डमी एक्टिविटीज के भी क्वेश्चन हैं, इसलिए हो सकता है क्वेश्चन नंबर 8 में हो सकता है कि डमी एक्टिविटीज लग रहा होगा। अब डमी एक्टिविटीज कहाँ पे लगेगा, सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है, डमी एक्टिविटीज कब लगेगा। मान लो कोई एक ऐसा एक्टिविटी किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी का अकेला इमीडिएट प्रेडिसेसर है और किसी अदर एक्टिविटी का 2 एक्टिविटी के साथ इमीडिएट प्रेडिसेसर है, तो उस केसेस में डमी हम एक्टिविटीज लेते हैं। डमी एक्टिविटी अगर मैं टेक्नोलॉजिकली उसको कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ तो मुझे वह डमी एक्टिविटी लगाना पड़ता है। अब डमी एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन ऑलवेज 0 होता है। आप लोग इस पॉइंट को ध्यान देना, आप लोगों को ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में दे सकता है, डमी द टाइम ड्यूरेशन ऑफ डमी एक्टिविटी इज टेकन एज अ टाइम ऑफ द गिवन एक्टिविटी। नहीं, डमी एक्टिविटी का ऑलवेज टाइम 0 होगा। मैं एक डमी एक्टिविटीज का क्वेश्चन देखता हूं, उसके बाद फिर हम लोग कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पे आएंगे।
देखो क्वेश्चन नंबर 11 पे जरा हम लोग आते हैं, सिर्फ नेटवर्क डायग्राम डेवलप करने हैं। ए एक ऐसा एक्टिविटी है और बी एक ऐसा एक्टिविटी है जिसका कोई इमीडिएट प्रेडिसेसर नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट। सी का इमीडिएट प्रेडिसेसर ए है और डी का इमीडिएट प्रेडिसेसर बी है, और ई का इमीडिएट प्रेडिसेसर सी और डी है, और एफ का इमीडिएट प्रेडिसेसर सिर्फ डी अकेला है या किसी दो के साथ में होता है। जैसे डी एक ऐसा एक्टिविटी है, डी एक ऐसा एक्टिविटी है जो दो जगह इमीडिएट प्रेडिसेसर है। तो जब हमारे पास यहाँ पे मर्ज करने की बात आएगी तो हम कैसे मर्ज करेंगे? तो अब किसी एक्टिविटी को कैसे मर्ज करेंगे? लॉजिकली यह कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो जब लॉजिकली कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो उस केसेस में आपको वहां पे डमी लगाना पड़ेगा। देखो आप लोग क्या डायग्राम तैयार करते हो इसमें, एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी, यह ए हो गया, यह बी हो गया, सी का ए और डी का बी। तो सी और डी को क्या कर दोगे आप? देखोगे यहाँ, देखोगे सी और डी मर्ज हो रहा है, तो आप क्या करोगे? यहाँ से सी ले लोगे और यहाँ से डी ले लोगे। अब उसके बाद देखो सी और डी से यहाँ से तो ई निकल के आ जाएगा। अब बताओ कि मुझे एफ निकालना है, एफ का इमीडिएट प्रेडिसेसर डी है, एफ का इमीडिएट प्रेडिसेसर डी है, और डी एक्टिविटीज तो यहाँ खत्म हो रहा है, तो यहाँ से निकालेंगे अगर एफ, तो एफ का भी इमीडिएट प्रेडिसेसर सी और डी हो जाएगा। इसीलिए डी एक ऐसा एक्टिविटी है जिसको लॉजिकली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे डी का क्या लेना पड़ेगा? डमी लेना पड़ेगा। अब इस पॉइंट पे किसी को डाउट है तो बोलो, क्योंकि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी को डाउट है इस पॉइंट पे तो बोलोगे। किसी को डाउट? ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो हम लोग का क्लियर हो जाएगा कैसे डमी लगेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। ए एक्टिविटी का कोई इमीडिएट प्रेडिसेसर नहीं है और बी का कोई नहीं है, तो ये हमारा ए एक्टिविटी और ये हमारा बी एक्टिविटी। सी का इमीडिएट प्रेडिसेसर ए है और यह मेरा सी का इमीडिएट प्रेडिसेसर हो गया, और यह डी का इमीडिएट प्रेडिसेसर बी है। अब यहाँ पे देखोगे सी और सी मर्ज होने चाहिए। डी एक ऐसा एक्टिविटी है जिसके कारण हमारे पास यह मर्ज नहीं हो पा रहा है, मर्ज करेंगे तो एफ के साथ नहीं हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? थोड़ा सा इसको छोटा बनाएंगे क्योंकि देखने में अच्छा लगे, बाकी कोई ऐसा नहीं है। डी, डी को हम डायरेक्टली सी के साथ मर्ज नहीं करते हैं, तो एक डॉटेड लाइन यहाँ दे रहे हैं, और सी से डी से सी की ओर एरो देंगे, क्योंकि डी का डमी यहाँ पे हमने लगा दिया जो डी के साथ मर्ज, सी के साथ मर्ज हो रहा है। और यहाँ से मैं ई एक्टिविटीज को निकालूंगा और यहाँ से मैं एफ निकालूंगा, यहाँ से एफ निकलेगा, एफ हो गया।
उसके बाद ई से जी निकलेगा और एफ से एच, दोनों के बाद एंड हो रहा है, यहाँ से जी हो जाएगा और यहाँ से एच हो जाएगा। इस तरह का डमी भी हो सकता है, तो डमी पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इस पॉइंट तक किसी को डाउट है तो बोलोगे। Is these lectures are recorded available? It is not, यह मेरे पास नहीं है, यह इंस्टीट्यूट के पास होती है, हम लोग के पास नहीं होती है रिकॉर्डेड। क्लियर है सभी को यहाँ पे? चलिए अब हम लोग अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं, जो फुल फ्लेज कैलकुलेशन है आपका। ये कैलकुलेशन सीख लिए तो आपका पूरा का पूरा यह इसमें का कैलकुलेशन हो जाएगा कंप्लीट। चलिए अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 13 पे आएंगे। जो पीडीएफ दिया हुआ है उसी से क्वेश्चन देखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 13, एक्टिविटी दिया हुआ है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस इज द प्रेडिसेसर। टाइम ड्यूरेशन भी दिया हुआ, कैलकुलेट ईएसटी, ईएफटी, एलएसटी, एलएफटी। और मैं एक और जोड़ दे रहा हूं, टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट, टोटल फ्लोट भी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए इसका डायग्राम तैयार करना पड़ेगा। डायग्राम देखिए, ए का कोई इमीडिएट प्रेडिसेसर नहीं है, बी का कोई इमीडिएट प्रेडिसेसर नहीं है, सी का कोई इमीडिएट प्रेडिसेसर नहीं है। डी का इमीडिएट प्रेडिसेसर बी और सी है, ए ई का इमीडिएट प्रेडिसेसर ए है। शायद हम लोग आप लोगों का शायद क्वेश्चन नंबर 13 आयुष आपका क्वेश्चन शायद इसी टाइप का था, होगा ये। ई का इमीडिएट प्रेडिसेसर ए वाला जो पार्ट आप कह रहे थे शायद। चलिए अब ई का इमीडिएट प्रेडिसेसर ए है और एफ का इमीडिएट प्रेडिसेसर सी है। अब देखो जरा ध्यान से, सी एक ऐसा एक्टिविटी जो इमीडिएट प्रेडिसेसर में है, जो बी के साथ मर्ज के रूप में भी है और सी के साथ अकेला है। सी का डमी लगेगा, ये ध्यान रखना, सी का डमी लगेगा किधर की ओर, सी से बी की ओर डमी लगेगा। डी का इमीडिएट प्रेडिसेसर ई, एच का इमीडिएट प्रेडिसेसर ई, आई का इमीडिएट प्रेडिसेसर डी, एफ एच, आई का जे का ई, के का आई जे और एल का जी, ये हमारा दिया हुआ है और सभी का टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। डायग्राम पहले ड्रॉ करोगे, डायग्राम में अब बात आती है, जब डायग्राम ड्रॉ करोगे तो सर्कल छोटा मत बनाना, सर्कल कम से कम इस तरह का बनाना ताकि हमें इसके बीच में कैलकुलेशन करने हैं, ताकि आप लोगों को यहाँ पे जब हम ईएसटी और एलएफटी कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पे डायग्राम में ही कैलकुलेट कर लेंगे, जिससे कि मेरा ईएसटी और एलएफटी कैलकुलेट हो जाएगा। हमने कहा है फॉरवर्ड पास मेथड, मतलब डायग्राम से ही कैलकुलेशन होगा। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13, नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे पहले।
नेटवर्क डायग्राम। एक्टिविटी ए बी सी का कोई इमीडिएट प्रेडिसेसर नहीं है। यह मेरा स्टार्टिंग इवेंट है, यहां से एक्टिविटी ए निकालेंगे, यहां से एक्टिविटी बी निकालेंगे और यहां से एक्टिविटी सी निकालेंगे। ए बी और सी। आगे क्या कहता है? डी का इमीडिएट प्रेडिसेसर बी और सी है, बी और सी मर्ज भी होना चाहिए, तो मर्ज नहीं हो पाएगा तो बी से सी की ओर मुझे डमी लगाना पड़ेगा। डमी को ऑलवेज डॉटेड लगाया जाता है और उसका टाइम ड्यूरेशन 0 होगा। यहां से हम डी निकालेंगे। ए से ई निकलेगा और ए से ई और सी से एफ, और एफ जाकर देखो मर्ज हो रहा है डी के साथ में, यहां से यह एफ आएगा और ई से एच आ रहा है, डी एफ एच दोनों तीनों मर्ज हो रहे हैं। और ई से जी भी निकालना है हमें, ई से जी भी निकलेगा और ई से जे भी निकलेगा और आई और जे मर्ज भी हो रहा है। ये हमने जी निकाला और आई और जे मर्ज हो रहा है, तो आई पहले हम लोगों को निकालने होंगे। यह मेरा आई हो गया और जे यहां से निकलेगा ई से, क्योंकि जे का इमीडिएट प्रेडिसेसर ए है और ई और आई और जे मर्ज हो रहा है। और यहां से के निकलेगा और यहां से एल और दोनों मर्ज हो जाएंगे। किसी को डाउट इस पॉइंट तक? किसी को डाउट इस पॉइंट तक? किसी को डाउट? फटाफट बताते चलिए, कोई डाउट है तो बता दीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। आप लोग टाइम देते रहें कि अगर समझ में आया तो चलिए। आप लोग जब तक आगे नहीं बताएंगे तब तक ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग, अब कैलकुलेशन करना है क्रिटिकल पाथ। साइड में आप लोग क्रिटिकल पाथ टाइम ड्यूरेशन प्लॉट करिए। इसी के साथ में ए का टाइम ड्यूरेशन कितना है? टाइम ड्यूरेशन ए का है 9, बी का है हमारे पास 4, सी का 7, डी का 8, ई का 7, एफ का 5, जी का 10, एच का 8, आई का 6, जे का 9, के का 10 और एल का 2। और यह डमी हमारा सी का, तो इसका 0 रहेगा टाइम।
सी का जो डमी है वो 0 हो जाएगा। अब यहीं पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना है, पाथ और टाइम ड्यूरेशन। फर्स्ट पहला सीक्वेंस ए ई जी और एल, ए ई जी एल, 9 + 7 16, 16 + 10 26 + 2 28 डेज, टोटल करते चलेंगे 28 डेज। सेकेंड ए ई एच आई के, 9 + 7 16, 16 + 8 24, 24 + 6 30, 40 days. Third A E J K, 9 + 7 16, 16 + 9 25 + 10 35 days. Fourth B B B I K, 4 + 8 12, 12 + 6 18 28 days. 5 C D I K, 7 + 0 7 + 8 15 6 21 31 days. Sixth path C F I K, 7 + 5 12, 12 + 6 18 18 + 10 28 days. Our critical path is 40 days. यही होगा ना, ये मेरा क्रिटिकल पाथ है, यानी प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम 40 days. Project completion time is 40 days. अब बताइए किसी को डाउट इस पॉइंट तक का, इस पॉइंट तक का किसी को डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे कैलकुलेशन ऑफ EST, EFT, LST, LFT and total flow. Activity, time, EST, EFT, LST, LFT, total flow. Activity A, B, C, D, E, F, G,
H I J K और L। टाइम ड्यूरेशन भी दिया हुआ है हमें 947 510 869 10-2। ये हम लोग का टाइम ड्यूरेशन है। अब EST कैलकुलेट करना है, तो EST कैलकुलेट करने के लिए हमने बोला है कि आपको क्या करना है, फॉरवर्ड पास मेथड से। अब यहां से कैलकुलेशन शुरू होंगी। अब देखोगे, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन शुरू पूछ रहा हूं, बताते चलेंगे आप लोग। अब ABC 3 ऐसा एक्टिविटी है जिसका तीनों सेम पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट करेंगे, यानी इस तीनों एक्टिविटी का कोई इमीडिएट प्रेडिसेसर नहीं है। बिल्कुल एनालिसिस वे में सोचना है। ABC 3 ऐसे एक्टिविटीज हैं जिसका कोई इमीडिएट प्रेडिसेसर नहीं है। इस एक्टिविटीज को तीनों को हम एक ही दिन स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि दे आर द इंडिपेंडेंट। तो अगर मैं पहला काम जब स्टार्ट करूंगा किस दिन करूंगा, जीरो पीरियड में करूंगा कि नहीं करूंगा? बोलो, जीरो पीरियड होगा कि नहीं होगा? जीरो पीरियड होगा। अब जीरो पीरियड होगा, इसका मतलब हमारे पास जो एक्टिविटी है ABC, इन तीनों का स्टार्टिंग टाइम जीरो हो गया। मतलब A एक्टिविटी जीरो टाइम पे स्टार्ट होगा, B एक्टिविटी जीरो टाइम पे स्टार्ट होगा, C एक्टिविटी जीरो टाइम पे स्टार्ट होगा। तो ABC का तीनों का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जीरो हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखोगे, अगर A का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जीरो है, इसमें 9 डेज कंप्लीशन है, तो 9 डे में कंप्लीट हो जाएगा, तो E का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 9 हो जाएगा। E का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 9 होगा या नहीं होगा? आंसर बताओगे? हमारे पास यही क्वेश्चन है कि A का टाइम जीरो पीरियड में स्टार्ट हुआ, 9 डेज कंप्लीट करने में लग रहा है, तो E A के कंप्लीशन होने के बाद ही शुरू होगा, तो E का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 9 डेज होगा। 0 + 9 9 डेज हुआ। क्लियर है यहां तक? तो चलिए, E का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 9 डेज हो गया। E का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 9 डेज है E का। अब ध्यान देना है, D का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकालना है। अब देखो, D एक ऐसा एक्टिविटी है जो B और C दोनों कंप्लीट होने के बाद ही स्टार्ट होगा। ध्यान से समझने वाली बात है यहाँ। D एक ऐसा एक्टिविटी है जिसका इमीडिएट प्रेडिसेसर B और C है। इसका मतलब D तभी स्टार्ट होगा जब B और C दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। देखोगे, B का कंप्लीशन टाइम चौथे दिन हो रहा है और C का कंप्लीशन टाइम 7वें दिन हो रहा है। अब आंसर बताओगे कि आप D को कब स्टार्ट करोगे? D को कब स्टार्ट करोगे? चौथे दिन शुरू करोगे कि 7वें दिन शुरू करोगे? आप आंसर दो जरा। वर्निका 11 डेज कैसे आएगा? 7 डेज होगा ना, चौथे फोर्थ डेज में। फोर्थ डे, क्योंकि हमारा जीरो पीरियड में बी भी स्टार्ट हुआ, 4 दिन में बी कंप्लीट हो गया, लेकिन सी को कंप्लीट होते होते 7 डेज लग गया। और डी तभी स्टार्ट होगा जब बी और सी दोनों कंप्लीट होंगे। तो सी 7वें दिन कंप्लीट हो रहा है, तो डी का स्टार्टिंग कब होगा? 7वें दिन होगा। क्लियर है? आपने 7 और 4 दोनों ऐड कर दिया था शायद।
चलिए, अब यहाँ पे आ गया, यह कितने दिन पे स्टार्ट होगा? 7वें दिन पे। आप लोग थोड़ा ध्यान देना कि सिचुएशन क्या है। जहाँ पे मर्ज हो रहा है, देखो डी एक्टिविटी पे 2 एक्टिविटी मर्ज हो रहा है, तो दोनों एक्टिविटी का टाइम जब ऐड करके निकालोगे, यानी उसके पाथ के अकॉर्डिंगली चलोगे, तो जो हाईएस्ट टाइम होगा वही लिया जाएगा, जो हाईएस्ट टाइम होगा वही लिया जाएगा। तो डी का हमारे पास आ गया 7 डेज। अब एफ कब स्टार्ट होगा? जब सी कंप्लीट होगा तो 7वें दिन, यानी एफ का भी 7 आएगा, एफ का भी 7 हो गया। अब आते हैं डायग्राम में, अब आते हैं यहाँ पे जी के लिए। जी स्टार्ट, जी जे एच तीनों का है, क्योंकि ई से 3 एक्टिविटीज निकल रहे हैं, ई जहां एंड हो रहा है वहां 3 एक्टिविटीज निकल रहे हैं। तो 9 + 7 कितना हो गया? 16, यानी हमारे पास जी का भी 16 होगा, जे का भी 16 होगा और एच का भी 16 होगा। तो क्या हो गया? जी का भी 16, जी का भी 16 और जी जे और एच, सॉरी जी जे और एच, एच का भी 16 और जे का भी 16। यहां तक किसी को डाउट? यहां तक किसी को? कोई डाउट नहीं है? चलिए, अब आते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं डायग्राम में। फॉरवर्ड चल रहे हैं, इसीलिए फॉरवर्ड पास कहा गया है, स्टार्टिंग से एंडिंग की ओर जा रहे हैं। अब देखोगे यहाँ पे आई का हमें इमीडिएट, आई का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकालना है। आई जहां स्टार्ट हो रहा है वहां पे 3 एक्टिविटी खत्म हो रहे हैं, एंड 3 एक्टिविटीज हो रहे हैं। तो जैसे एच एक्टिविटी एंड हो रहा है, डी एक्टिविटी एंड हो रहा है और एफ एक्टिविटी, तो तीनों का टाइम कैलकुलेट करते हैं। 16 + 8 24, यानी एच का 24 हो रहा है। डी के लिए हमारे पास 7 + 8 15 डेज, यानी डी 15वें दिन कंप्लीट हो रहा है और एच 24वें दिन कंप्लीट हो रहा है 24th डेज पे। एंड एफ 7 + 5 12th डेज में कंप्लीट हो रहा है। और आई तभी स्टार्ट होगा जब डी एच एफ तीनों कंप्लीट होंगे, तो 24वें दिन से पहले स्टार्ट होगा ही नहीं, 24 होगा। यानी आई का हमारे पास आ गया, आई का हो गया 24, आई का 24। अब आगे कैलकुलेट करते हैं।
आई का हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखोगे के कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, आई जहां आई और जे जहां कंप्लीट होंगे, तो देखोगे आई का कंप्लीशन टाइम 9 डेज है, तो 16 प्लस 9 25 डेज में कंप्लीट होगा। और आई का कंप्लीकेशन है कितना, 24 प्लस 6 30 डेज, यानी यह 30 डेज का कंप्लीशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह 30 डेज का हो जाएगा, क्योंकि 16 प्लस 9 25, जे का 25 है और आई का 30 है। मतलब हमारे पास के का आ गया, के का आ गया हमारा 30, के का 30। इसके बाद एल का देखते हैं, तो एल का 16 प्लस 10 26, 26, यानी एल का 26 और ईएसटी हो जाएगा, एल का 26। और प्रोजेक्ट फिनिशिंग टाइम देखो, एल 28वें दिन कंप्लीट हो जाएगा, 26 प्लस 2 28 डेज में एल कंप्लीट होगा, लेकिन के कंप्लीट हो रहा है 40th डेज में, 40वें दिन पे। तो 40th डे है, यानी कि हमारे पास प्रोजेक्ट कंप्लीशन 40 डेज होगा। यही हम लोगों का क्रिटिकल पाथ आता है। तो क्रिटिकल पाथ का जो टाइम होगा आपको लास्ट में मैच होना चाहिए। अब इस पॉइंट तक किसी को डाउट है तो बोलोगे, इस पॉइंट तक किसी को डाउट? वॉइस नहीं आ रहा है क्या? वॉइस नहीं आ रहा है क्या? आ रही है सर। आयुष का अभी बीच में कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम हो रही थी, वहाँ पे जो जहाँ पे राइटिंग था वहाँ पे गड़बड़ हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा मैंने रुका था वहाँ पे, इसलिए वॉइस नहीं आ रही होगी। चलिए, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब आगे हम लोग कैलकुलेट करते हैं अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अब देखोगे अर्लीस्ट फिनिश टाइम का फार्मूला, स्टार्ट टाइम में टाइम ड्यूरेशन ऐड कर देंगे, तो 0 प्लस 9 इज 9, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 7 7, 7 प्लस 8 15, 9 प्लस 7 16, 7 प्लस 5 12, 26, 24, 30, 25, 40, 28। यह हम लोग का ईएफटी कैलकुलेट हो गया होगा। यहाँ तक सभी ने कैलकुलेट कर लिया होगा। ईएफटी कैलकुलेट हो जाएगा। ईएफटी कैलकुलेट हो जाएगा अब तो। अब आते हैं, सबसे पहले अब कैलकुलेट करोगे एलएफटी, बैकवर्ड पास मेथड से। देखो, एलएफटी कैलकुलेट कर रहे थे तो ध्यान देना जरा, बैकवर्ड पास में आएंगे। हमने एलएफटी का डेफिनेशन भी कहा है कि किसी भी एक्टिविटीज के टाइम को हम एज पॉसिबल एज लेट फिनिश करेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम से डिले नहीं होना चाहिए। और प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम आपका 40 दिन है, तो यह 40 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप लोग ध्यान रखेंगे, तो एंडिंग 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी हमारे पास लेटेस्ट फिनिश टाइम 40 डेज किसका, इस इवेंट पे एल और के, इस इवेंट पे एल और के दो एक्टिविटी एंड हो रहा है। एल और के को देर करते हुए फिनिश हम 40 दिन से ज्यादा नहीं करेंगे, तो एल और के का फिनिशिंग टाइम 40 होगा। के और एल का फिनिशिंग टाइम 40। क्लियर है इस पॉइंट पे?
इस पॉइंट पे क्लियर है सभी को कि के और एल का एंडिंग लेट करते हुए हमें 40 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेरा 40 दिन का है। चलिए, अब इसके बाद हमें डायग्राम पे आते हैं कि बैकवर्ड चलना है, यानी एंडिंग से शुरू करना है। देखो, के को फिनिश करने में 40 दिन लगे, 40वें दिन के फिनिश हो रहा है, और के का टाइम ड्यूरेशन 10 है, तो 40 में से 10 माइनस कर दें तो यहाँ पे इसका 30 आ जाएगा मेरा। तो यह फिनिशिंग किसका दे रहा है? जे और आई का। जे और आई का फिनिशिंग टाइम हमारे पास 30 हो गया। जे और आई का 30, जे और आई का LFT, जे का LFT 30, आई का LFT 30, इसके बाद देखो एल का भी फिनिश टाइम 40 है, 40 में से 2 माइनस करेंगे 28, मतलब जी का फिनिशिंग टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम 28, जी का फिनिशिंग टाइम 28। अब ध्यान देंगे, अब देखोगे आई को फिनिश करते तक 30 दिन टाइम लगेगा, 30 दिन में से 6 दिन माइनस करेंगे तो 24 आ गया, यानी 24। इस इवेंट पे 3 एक्टिविटी एंड हो रहा है, डी, एफ और एच। डी, एफ, एच, डी और एफ, एच का लेटेस्ट फिनिश टाइम 24 होगा। डी, एफ, एच का लेटेस्ट फिनिश टाइम 24, डी का भी 24, एफ का भी 24 और एच का भी 24। चलिए, इस पॉइंट तक किसी को डाउट है तो बोलिए। हाँ, 38। कीर्ति आपकी क्या है? 38 कैसे आ रहा है? जी का सर, जी का। जी का देखता हूँ। ओ, जी का 1 मिनट, 28 लिख दिया है क्या मैंने? 1 मिनट, यस यस, ठीक ठीक ठीक, करेक्ट 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 करेक्ट, 38, 38, सॉरी, यहाँ 38 आएगा, ठीक है। दिस इज 38, मतलब जी का 38 है, यहाँ सही करने पड़ेगा। जी का 38, जी का 38, ठीक ठीक। अब आते हैं हम लोग ई का लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालना। देखोगे ई का हम अगर बैकवर्ड पास से आ रहे हैं तो 3 टाइम आपको मिलेगा। अगर 38 में से जी का माइनस करेंगे तो 28 दिन मिल रहा है। 24 में से 9 माइनस कर रहे हैं तो हम, सॉरी, 30 में से 9 माइनस करेंगे तो 21 आएगा, और 24 में से 8 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। तो बैकवर्ड पास आ रहे हैं, तो ई जहां एंडिंग हो रहा है वहां पे 3 एक्टिविटीज के थ्रू आ रहे हैं। तो जब आप फॉरवर्ड पास मेथड चलोगे तो जो मिनिमम टाइम होगा वही लिया जाएगा। जैसे 38 में से 10 माइनस किया तो 28 आ गया, और 30 में से 9 माइनस किया जे का तो 21 आ गया, और 24 में से 8 माइनस करेंगे तो 16, तो ई का 16 लिया जाएगा। तो जो स्मॉलर होगा वही लिया जाएगा। फॉरवर्ड पास में जहां मर्ज होता है वहां पे हमारे पास मैक्सिमम होता है। बैकवर्ड पास में जब आते हो तो 3 एक्टिविटीज के टाइम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगा, बैकवर्ड पास में लोअर होगा। तो ई का हमारे पास 16 हो गया, ई का 16। अब यहाँ देखते हैं, 24 में से 8 माइनस करेंगे, 24 में से 8 माइनस करेंगे तो मेरा आ गया कितना? 16।
यानी बी का हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 हो गया, बी का 16, बी का 16। अब देखते हैं 24 में से 5 माइनस करेंगे, ध्यान देना जरा सी पे, सी जहां एंड हो रहा है दो एक्टिविटीज आ रहे हैं, 24 में से 5 माइनस करेंगे तो 19 आ रहा है, और 16 में से 0 माइनस करोगे तो 16 जो लोअर होगा वही लिया जाएगा, तो सी का भी 16 आएगा। अब ई से हम लोग माइनस करेंगे, ई को माइनस करेंगे, 16 में माइनस 7 9, यानी ए का हमारे पास लेटेस्ट फिनिश टाइम 9 आ गया। और 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, 16 में से 4 माइनस करेंगे बी का तो 12, और 16 में से 7 माइनस करेंगे 9, तो हमारे पास यह 0 ही रहेगा। ऑलवेज इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे एलएफटी। अब किसी को डाउट है एलएफटी कैलकुलेशन में तो बता सकते हो। अब एलएफटी कैसे निकालेंगे, एलएफटी में से टाइम ड्यूरेशन माइनस कर देना है, आपके पास ऑलरेडी टाइम ड्यूरेशन है, तो एलएफटी में से टाइम ड्यूरेशन माइनस करें, एलएफटी में से टाइम ड्यूरेशन माइनस करेंगे, एलएफटी आ जाएगा, तो 9 माइनस 9 0, 16 माइनस 4 12, 16 माइनस 7 9, 24 माइनस 8 16, 16 माइनस 7 9, 24 minus 5 19, 38 minus 10 28, 24 minus 8 16, 30 minus 6 24, 30 minus 9 21, 40 minus 10 30, and 40 minus 2 38। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, एल एस टी ई एस टी ई एफ टी एल एस टी एल एफ टी, ये कैलकुलेशन हो गया आपका। इस तरीके से आप ई एस टी ई एफ टी एल एस टी और एल एफ टी कैलकुलेट करोगे। अब बात आती है टोटल फ्लोट का। टोटल फ्लोट का मैंने फार्मूला नहीं लिखा, अब लिख देते हैं उसको, आप लोग का जगह होगा वहां पे लिख लीजिएगा, जहां पे मैंने टोटल फ्लोट डिफाइन किया है वहीं पे आप लोग लिख लेंगे टोटल फ्लोट कैसे कैलकुलेट करोगे आप। चलिए टोटल फ्लोट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल फ्लोट इक्वल टू एल एस टी माइनस ई एस टी या एल एफ टी माइनस ई एफ टी, एल एफ टी माइनस ई एफ टी। यही है हमारा फार्मूला, एल एस टी में से ई एस टी माइनस करेंगे या एल एफ टी में से ई एफ टी माइनस करो, सेम आंसर आएगा। चलिए टोटल फ्लोट कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल फ्लोट कैसे कैलकुलेट होगा, दो फार्मूले, एल एस टी माइनस एल एफ टी, एल एस टी माइनस ई एस टी या एल एफ टी माइनस ई एफ टी। देखो अब एल एस टी में से ई एस टी माइनस करेंगे तो 0 माइनस 0 0, 12 माइनस 0 12, 9 माइनस 0 9, 16 माइनस 7 16 माइनस 7 9, 9 माइनस 9 0, 19 माइनस 7 12, 28 माइनस 16 12, 16 माइनस 16 0,
24 minus 24, 0. 21 minus 16. 21 minus 16, 5. 30 minus 30, 0. और 38 minus 26, 2. अब देखोगे किस किस एक्टिविटी का जीरो आया है, जरा एनालाइज करके बताओ किस किस एक्टिविटी का जीरो आया है, किस किस एक्टिविटी का फ्लोट जीरो आया है, टोटल फ्लोट जीरो आया है, किस किस एक्टिविटी का आंसर दोगे, किस किस एक्टिविटी का टोटल फ्लोट जीरो आया है? आंसर दोगे जरा, अभी हमने कैलकुलेट किया है AEHIK। अब जरा क्रिटिकल पाथ पे आ जाओ आप लोग, सबका आंसर ठीक है AEHIK। जहां हमने क्रिटिकल पाथ निकाला है आप लोग वहां पे जरा चेक करो, क्रिटिकल पाथ वाला ही तो यह एक्टिविटीज हैं, है या नहीं है? जो मैंने पाथ कैलकुलेट किया है उसी पाथ पे चेक करोगे कि AEHIK किस एक्टिविटी किस पाथ का है, क्रिटिकल पाथ का है कि नहीं है? अगर यह क्रिटिकल पाथ का है और टोटल फ्लोट जीरो आ गया, टोटल फ्लोट क्या बताता है कि हमारे पास टोटल फ्लोट इज द अमाउंट ऑफ टाइम विद इन विच एनी एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। यहाँ पे AEHIK का तो टोटल फ्लोट जीरो हो गया, मतलब AEHIK का हम लोग टाइम को कभी भी डिले नहीं कर सकते हैं, इसको डिले किया ही नहीं जा सकता है। अगर मैं AEHI को डिले करूंगा तो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम डिले हो जाएगा, इसीलिए ध्यान रखना है। इसीलिए डेफिनेशन में भी हमने क्रिटिकल पाथ में लिखा है क्रिटिकल एक्टिविटीज को कभी भी डिले नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ AEHI के क्रिटिकल एक्टिविटीज है और इसका टोटल फ्लोट भी मेरा 0 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से साबित होता है कि हमारे पास AEHI के को डिले नहीं किया जा सकता है और क्रिटिकल पाथ के कोई भी एक्टिविटीज को हम डिले नहीं कर सकते हैं। क्लियर है इस पॉइंट को? चलिए, ये तो आपको कैलकुलेशन हो गया। अब इसके बाद आप लोगों का टॉपिक आता है क्रैशिंग का है, आप लोगों को क्रैशिंग आएगा। क्रैशिंग होता क्या है इसके बारे में हम लोग करेंगे। यह आप लोगों का जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बेसिक ये वाला जो पार्ट है, जो क्रिटिकल पाथ हमने किया, क्रिटिकल पाथ मेथड, दिस इज द एनालिसिस व्हेन द टाइम इज व्हेन एनी एक्टिविटीज कैन बी स्टार्टेड एंडेड, ये सारी चीज हमने यहाँ कैलकुलेशन किया। इसके बाद हम लोगों का अब आता है क्रैशिंग पार्ट। अब क्रैशिंग पार्ट क्या कहता है, क्रैशिंग का मतलब क्या होगा? अब यहाँ पे क्रैशिंग कॉस्ट एनालिसिस करना होगा कि किसी भी एक्टिविटीज को अगर मुझे कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है, उसके अकॉर्डिंगली मेरा टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना आएगा, ये सारी कैलकुलेशन हम लोगों को क्रैशिंग के अंडर करना है। और क्रैशिंग के अंडर यह भी करना है कि अगर मैं किसी भी एक्टिविटीज के टाइम ड्यूरेशन को रिड्यूस करूंगा, रिड्यूस करने से मेरा कॉस्ट बढ़ता है या घटता है, एक तरफ से कॉस्ट बढ़ेगा एक तरफ से घटेगा, यहाँ पे हम लोगों को एनालाइज करना होगा क्रैशिंग में। और इसके बाद थोड़ा सा हम लोगों को पर्ट का पढ़ना है, पर्ट में हम लोगों को थोड़ा सा
केवल टाइम के बारे में कैलकुलेशन करना है कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड टाइम यानी दैट इज एवरेज टाइम, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस, या कैलकुलेशन हम लोगों को करने हैं। तो चलिए हम लोग आज जो क्रैशिंग का कॉन्सेप्ट है उसको करेंगे। क्वेश्चन का टाइम मिलने का चांसेस तो कम है क्योंकि उसमें हम लोग का टाइम 1 घंटा करीब करीब एक क्वेश्चन में लग जाता है क्रैशिंग कराने में। तो एक एक पॉइंट्स पे एनालाइज करना होगा, तो थोड़ा सा आप लोग आंसर भी जल्दी जल्दी देंगे तो टाइम कम लगेगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्रैशिंग पे। क्रैशिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहला, किसी भी एक्टिविटीज को यानी एक्टिविटीज के टाइम ड्यूरेशन को रिड्यूस करना। अब मान लो कि ये एक ऐसा एक्टिविटी है जिसको नॉर्मली आप 10 डेज में कंप्लीट करोगे। नॉर्मली आप 10 डेज में कंप्लीट करते हो, और अगर आपको इसे 8 दिन में कंप्लीट करना हो तो क्या करोगे? बताओ। अगर मुझे कोई भी एक्टिविटी, मैंने ये एक एक्टिविटी लिया जो नॉर्मली हम लोग 10 डेज में कंप्लीट करते हैं, और उसे मुझे 8 डेज में कंप्लीट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना चाहिए हमें? बोलो। इंक्रीज द वर्किंग आवर्स पर डे, बिल्कुल सही है। मतलब आप एडिशनल रिसोर्सेस अप्लाई करोगे। इंक्रीज द वर्किंग आवर्स पर डे, इसका मतलब हमें एडिशनल रिसोर्सेस अप्लाई करने होंगे। अगर मैं एडिशनल रिसोर्सेस अप्लाई करूंगा तो मेरा कॉस्ट एक तरफ से बढ़ेगा। तो जो कॉस्ट का इंक्रीमेंट होता है उससे हम लोग क्रैशिंग कॉस्ट कहते हैं। यानी क्रैशिंग क्या है हमारे पास? क्रैशिंग इज द रिडक्शन ऑफ टाइम ड्यूरेशन by imposing additional resources and incurred some additional cost। कुछ एडिशनल कॉस्ट एडिशनल रिसोर्सेज के लिए इनकर करते हुए कितना समय हम लोग रिड्यूस करते हैं, दैट इज ए क्रैशिंग। तो हम लोग कभी भी, जैसे मेरा क्रिटिकल पाथ अभी पिछले क्वेश्चन में 40 डेज आया, तो मैं अपना एडिशनल रिसोर्सेज अगर मुझे अवेलेबल है तो मैं उसे कम से कम कितने समय में कंप्लीट कर सकता हूँ, यह भी डिसाइड कर सकते हैं। मैंने पहले कल ही मैंने इस चीज़ पर डिस्कस किया था कि आप अगर टेंडरिंग करते हो तो मिनिमम टाइम टेंडरिंग नहीं करते हो, मैक्सिमम टाइम टेंडरिंग करते हो। यह मैक्सिमम टाइम क्या बता रहा है? जो 40 डेज अभी पिछला क्वेश्चन में आया है, मैक्सिमम टाइम आया है, और यह मैक्सिमम टाइम को आप रिड्यूस करते हो। कैसे करोगे रिड्यूस? आप रिडक्शन करोगे तब जब आप एडिशनल रिसोर्सेस लगाओगे और उस प्रोजेक्ट के जो टाइम, सॉरी एक्टिविटीज के जो टाइम है उसको रिड्यूस करोगे, तो ऑटोमेटिकली मेरा टाइम ड्यूरेशन कम होता चला जाता है। तो यहाँ पे जब हम क्रैशिंग करेंगे तो सम एडिशनल कॉस्ट भी इनकर होगा और सम एडिशनल कॉस्ट रिड्यूस भी होंगे। अब इसी को बैलेंस करते हुए हम लोग एनालाइज करेंगे। बोलो किसी को डाउट? किसी को डाउट इस पॉइंट पे? चलिए अब लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन जरा, क्रैशिंग क्या है। क्रैशिंग, it is the reduction of
time duration by applying additional resources and incurring some extra cost. Extra cost. This is the crashing. अब किसी भी प्रोजेक्ट में दो कॉस्ट होते हैं, एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो आप लोग कॉस्टिंग में भी पढ़ते हो, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो नॉर्मली इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारा ओवरहेड के रूप में होता है, और डायरेक्ट कॉस्ट जो प्रोजेक्ट के जो कंप्लीशन में लेबर्स वगैरह अपॉइंट है, दैट इज द डायरेक्ट कॉस्ट। तो दो कॉस्ट होते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट इज नॉर्मल कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटीज, वो मेरा नॉर्मल कॉस्ट एक्टिविटीज का होता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारा क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ होता है कि 20 रुपीज़ पर डे है या 30 रुपीज़ पर डे है, 100 रुपये पर डे है। पर डे मेरा ओवरहेड कितना आ रहा है वो दिया हुआ होता है। तो इस केसेस में हमारे पास क्रैशिंग के लिए ध्यान से समझना है यहाँ पे कि जैसे मैंने एक्टिविटी ए लिया, ए, जिसका नॉर्मल टाइम, ध्यान देना, नॉर्मल टाइम 10 डेज है और क्रैश टाइम यानी रिड्यूस करके 8 डेज में होगा। तो अगर मैं 10 दिन में कंप्लीट करता हूं तो मेरा कुछ कॉस्ट इनकर होगा, उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल कॉस्ट। मान लिया मेरा 1000 रुपये का नॉर्मल कॉस्ट आता है। अगर मैं एडिशनल रिसोर्स लगा देता हूं और 8 दिन में अगर कंप्लीट करता हूं तो क्रैश कॉस्ट मेरा 1400 है। यह हमारे पास सिचुएशन है, जैसे 10 डेज में नॉर्मली कंप्लीट करते हैं, तो 8 डेज में हम यहाँ पे क्या कंप्लीट कर रहे हैं, क्रैश करके, यानी 2 दिन रिड्यूस कर रहे हो आप, 2 डेज रिड्यूस हो रहा है। और यहाँ पे मैं नॉर्मली 10 दिन में कंप्लीट करता हूँ तो मेरा 1000 रुपये का कॉस्ट है, और मैं इसे 8 दिन में कंप्लीट कर रहा हूँ तो मेरा 1400 रुपये का कॉस्ट आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे 400 रुपये का कॉस्ट बढ़ गया। कितने दिन का? फॉर 2 डेज का। यानी 2 दिन मैंने अगर रिड्यूस कर दिया तो 1400 रुपया एक्टिविटी ए का कंप्लीट हो गया। लेकिन मान लिया जाए मैंने एक काम ऐसे ही ले लिया, अब मान लो कि अब पहले 10 दिन में कंप्लीट होता था, अब 8 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो इस 2 दिन का 2 डेज का ओवरहेड मेरा बचेगा कि नहीं बचेगा? 2 दिन में ओवरहेड बचेगा या नहीं बचेगा? बोलो, 2 दिन में मेरा ओवरहेड बचेगा? अगर कुछ एक्स्ट्रा ओवरहेड हमारा लगता था, नॉर्मल कॉस्ट इज ऑलवेज द डायरेक्ट कॉस्ट, तो अगर डायरेक्ट कॉस्ट है हमारा क्रैश करने के बाद 1400 रुपये, 8 दिन में 1400 रुपये का कॉस्ट आ रहा है, लेकिन 2 दिन का मेरा कुछ क्या होगा, ओवरहेड कम हो सकता है, होगा या नहीं होगा? ठीक है। इसी तरीके से सारे एक्टिविटीज को हम लोग एनालाइज करते हैं, तब जाकर पूरे प्रोजेक्ट का हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि क्या हमारे पास यह जो हमारा क्रैशिंग है, कौन सा टाइम ऑप्टिमम टाइम ड्यूरेशन होगा और उसकी कॉस्ट कितनी होगी, क्रैशिंग के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करते हैं।
तो स्टेप्स क्या क्या फॉलो करना है आप ध्यान दोगे जरा। हम लोगों को स्टेप्स पे ध्यान रखना है कि स्टेप्स क्या होंगे। स्टेप, फर्स्ट स्टेप आपको फाइंड करना है, ड्रॉ करना है नेटवर्क डायग्राम। ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम। ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम and find critical path। critical path find out करेंगे। draw network diagram and find critical path। second, calculation of total cost of project। total cost of project। total cost of project is equal to total normal cost या total direct cost plus total indirect cost। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कौन कौन से एक्टिविटीज का पॉसिबल क्रैशिंग टाइम है और कॉस्ट स्लोप क्या है। फाइंड पॉसिबल क्रैशिंग टाइम, अवेलेबिलिटी of each activity and also find cost flow। अब इसका मतलब आते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखोगे एक्टिविटी ए का नॉर्मल टाइम 10 days है और क्रैशिंग टाइम 8 days है। दिस 2 days इज द पॉसिबल क्रैशिंग टाइम। पॉसिबल क्रैशिंग टाइम, इसको हम लोग पॉसिबल क्रैशिंग टाइम कहते हैं। अब पॉसिबल क्रैशिंग टाइम कैसे निकालोगे आप, पॉसिबल क्रैशिंग टाइम is equal to normal time माइनस क्रैश टाइम, वही मेरा पॉसिबल क्रैशिंग टाइम होगा। कॉस्ट स्लोप, कॉस्ट स्लोप क्या है, या इसको हम लोग कहते हैं क्रैश कॉस्ट पर डे। अब क्रैश कॉस्ट पर डे कैसे कैलकुलेट करोगे हर एक्टिविटीज का। देखो हमने यहाँ लिया है 400 रुपीज मेरा 2 दिन क्रैशिंग का है और मुझे 1 डे का क्रैशिंग निकालना है, तो कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 2। यह मेरा क्रैशिंग कॉस्ट पर डे हो जाएगा या कॉस्ट स्लोप कहेंगे। आप फार्मूला बिल्कुल याद रख लेना कॉस्ट स्लोप का या क्रैशिंग कॉस्ट पर डे का, क्योंकि पूछ सकता है वह क्वेश्चन में, आपको एमसीक्यूज में दे देगा। कॉस्ट स्लोप इज इक्वल टू क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाई नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम।
यह हम लोगों का कॉस्ट स्लोप होगा। यहां तक किसी को डाउट? यहां तक किसी को डाउट? फोर्थ स्टेप में आप लोगों का कैलकुलेशन होगा, वह होगा क्रैशिंग टेबल, फॉर्मेशन ऑफ क्रैशिंग टेबल, क्रैशिंग टेबल का फॉर्मेशन होगा। किसी को डाउट यहाँ तक? फोर्थ में हमारे पास क्रैशिंग कॉस्ट कैलकुलेट टेबल कंफर्म करेंगे और वहीं से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपको 5 स्टेप होंगे, डायग्राम ड्रॉ करने ही होंगे। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ही सारी कैलकुलेशन होगी, क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करना होगा और उसी के आधार पर सारी डिसीजन होंगी। अब सिंपल सी बात है, ध्यान देना कि ऑलवेज हम लोग किस पाथ को क्रैश करेंगे। जिसकी क्रैशिंग टाइम अवेलेबल होगा वही एक्टिविटीज का क्रैशिंग की जाती है। अदरवाइज जिस एक्टिविटी का क्रैशिंग टाइम अवेलेबल ना हो, मान लो कि मेरे पास कोई एक ऐसा एक्टिविटी है जिसका मैं टाइम ड्यूरेशन रिड्यूस भी करूं, मेरा रिड्यूस नहीं होगा और कॉस्ट मेरा बढ़ जाएगा, तो मैं क्यों रिड्यूस करूंगा? कुछ कुछ ऐसे होंगे हमारे पास एक्टिविटीज जिसको हम रिड्यूस कर ही नहीं सकते हैं, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उसको हम लोग क्रैश नहीं करते हैं। हमें एक्टिविटीज वाइज चेक करना होता है। लेकिन किस एक्टिविटीज का? सारे एक्टिविटीज को एक बार चेक नहीं होता है। ऑलवेज हम लोग क्रिटिकल पाथ के एक्टिविटीज को ही चेक करते हैं कि क्या क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वो चीज हमें ध्यान में रखते हुए क्रैशिंग टेबल का फॉर्मेशन करना होता है, जो प्रैक्टिकली हम लोग आगे करेंगे इसको, जो नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोगों का नहीं हो पाएगा अभी, इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्रैशिंग कंप्लीट कर लेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब किसी को डाउट है तो बोलोगे। सर स्ट्रेटजी मैनेजमेंट कब से कराओगे? बस इसके बाद, इसके बाद फिर वो पूरा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 5 क्लास में आराम से हो जाता है उसमें। आज की टॉपिक का क्वेश्चन, ठीक है। आप क्वेश्चन कौन कौन से कर लोगे? मेरे बुक का क्वेश्चन नंबर 13 करा दिया था ना हमने, क्वेश्चन नंबर 14 कर लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14, मेरे बुक का क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप टोटल फ्लोट निकालोगे, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट नहीं निकालना है। क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 12, ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। अब उसके बाद आप लोग अपने उसमें जा सकते हो, मॉड्यूल में जाना, और उसके बाद उसका क्वेश्चन, मॉड्यूल का क्वेश्चन सॉल्व करके अगर भेजते हो ठीक है। अगर लगता है डाउट कि हमारा सही है या नहीं है तो आप भेज देना, मैं चेक कर दूंगा। कहीं कहीं तो वहाँ पे मिस्टेक्स हैं तो उस मिस्टेक को भी बता देना पड़ेगा। और किसी को डाउट?
चलिए, सभी का तो पीडीएफ मिल ही गया होगा, तो पीडीएफ से भी क्वेश्चंस कर लेंगे आप लोग। आप मेरे बुक के पीडीएफ में पीछे आपको बहुत सारे एमसीक्यूज और आपको मैचिंग वगैरह सारा दिया हुआ है, आप लोग उसको कर लेंगे, उसको ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि उसमें से बाहर नहीं जा रहा है, एक एक क्वेश्चन मैचिंग और वो सारा आ जाता है उसमें। आप लोग थोड़ा सा इतना करेंगे, आपको शेयर कर दिया मैंने, उसको आप लोग करिएगा। कुछ एडवांस है, कुछ चीज़ें नहीं कभी करनी है, जहाँ मैं बता दूंगा। अगर लगता है कि आपको लगता है कि मैं एक पार्ट करूँ या ना करूँ,